हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th के अकाउंटेंसी के इस रिवीजन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कैपिटल चैप्टर की रिवीजन करूंगा। फुल कॉन्सेप्चुअल रिवीजन होगी और ये फास्ट ट्रैक रिवीजन होगी, स्पीड वाली रिवीजन होगी, है ना। यानी कि इस वीडियो में मैं कोई भी कॉन्सेप्ट को डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, ओरली सारी मेन मेन आपके प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। आपको जैसे कि पता होगा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल आपके टर्म 1 के सिलेबस में आता है और ये 12 मार्क्स की वेटेज रखता है आउट ऑफ 40 मार्क्स एग्जाम। यानी कि इस चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप किसी भी कीमत में कुछ भी इस चैप्टर में से छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जिन लोगों ने ये चैप्टर एटलीस्ट 2 टाइम्स थरली पढ़ रखा हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह इसके सॉल्व कर रखे हो। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने साइड से इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म करके रखिएगा। दूसरी बात, और मैं 2-3 बात बता देता हूं बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में मेरा जो फोकस रहेगा ना, मेरा फोकस रहेगा ओरली सब कुछ बोलने में। तो सारी कॉन्सेप्ट्स को इस चैप्टर समरी की हेल्प से यूज करते हुए मैं ओरली बोलूंगा। यानी कि आपको वीडियो आंखों से देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप रात को सोने से पहले रिवाइज करना चाहते हो, आपको आंखों से कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप सिंपली ईयरफोन्स कान में लगा के आंख बंद करके अपना इसको सिर्फ ओरली सुन सकते हो। तो आपको वीडियो वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं, आपको हाथ में कोई किताब रखने की जरूरत नहीं, आपको खाली सुनना है। अपने लिए इस वीडियो लेक्चर को या इस रिवीजन वीडियो को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए 1-2 टिप्स मैं आपको और देना चाहता हूं जो आप फॉलो कर सकते हो। एक तो कि अगर मैं थोड़ा हो सकता है कभी स्लो बोल रहा हूं, तो आप वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं 1.25x पे या 1.5x पे, एज पर योर कंफर्ट लेवल। इसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं टू मेक दिस वीडियो टाइम इफेक्टिव फॉर यू। सेकेंडली, एक और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी आप इसको सुन रहे होंगे तो आप भी जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ आप भी बोलते रहना। तो जो भी सपोज मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट बोला और आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो या मैं कोई सपोज कोई जर्नल एंट्री बोल रहा हूँ तो आप लोगों को मोर और लेस पता होगी वो जर्नल एंट्री, तो आप लोगों को भी ओरली मेरे साथ साथ बोलते रहना है। इससे क्या होगा, आप थोड़ा सा इसको एंजॉय भी कर पाओगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और आएगा। ट्रस्ट मी, मैं अपनी पढ़ाई के टाइम पे भी यूज कर चुका हूँ इस स्ट्रैटेजी को और बहुत इफेक्टिव होती है। तो मैं इसलिए आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ। तो बस इसी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अब मैं अपनी इस रिवीजन वीडियो को शुरू करता हूं। तो ये मैंने आप लोगों के सामने एक चैप्टर समरी खोल रखी है, तो इसकी हेल्प से हम लोग एक एक चीज को रिवाइज करते हुए चल सकते हैं। तो पहली बात, जब हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल बोलते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए, जब मैं शेयर कैपिटल की बात करता हूं तो शेयर कैपिटल बात की जाती है कंपनीज के केस में। तो कंपनीज के केस में हम बोलते हैं कंपनी की क्या होती है, शेयर कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में हम शेयर कैपिटल की बात नहीं करते, हम शेयर कैपिटल बात करते हैं कंपनीज के केस में। बेसिकली शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी की जो ओनरशिप होती है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, है ना। कंपनी की ओनरशिप के स्मॉलेस्ट यूनिट को डिनोट करता है एक शेयर। और टोटल शेयर की जो भी अपनी वैल्यू होती है या टोटल शेयर की जो कैपिटल की वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो सबसे पहली बात भाई, कंपनी क्या होती है। तो थोड़ी बहुत इसमें थ्योरेटिकल बातें भी थी, मैं सारी थ्योरेटिकल बातें तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि काफी सारी हैं। मेन मेन इंपॉर्टेंट वाली थ्योरेटिकल बात हम लोग रिकॉल करते हुए चलते हैं। तो कंपनी क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फॉर्म होती है बाय एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो बेसिकली क्या होती है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस होती है। और ध्यान रखना, ये किसी लॉ के अंदर फॉर्म होती है। इंडिया में कंपनी का कौन सा लॉ होता है, कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, कंपनीज जो कंपनी का जो इफेक्टिव लॉ है इंडिया में वो है कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 या कोई भी इंडिया की कंपनी की पुराना अगर कोई एक्ट है, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 1956, इस लॉ के अंडर जो भी कंपनी फॉर्म होती है एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उसको हम बोलते हैं कंपनी। ठीक है, ये कंपनी जनरली फॉर बिजनेस पर्पस फॉर्म होती है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये सिंपल आपकी बेसिकली सोशल वर्क के लिए भी फॉर्म हो सकती है या सोसाइटी के या पब्लिक वेलफेयर के लिए भी कोई कंपनी फॉर्म हो सकती है। ऐसी कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट मोस्टली जो कंपनी फॉर्म होती है वो फॉर बिजनेस फॉर्म होती है।
क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंपनीज के, आपने बेसिकली ये सब पढ़ रखा है अपनी 11th की बिजनेस स्टडीज में। पहला तो है कि जो मैंने आपको पहले बोल दिया, एक लॉ के अंडर फॉर्म होती है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है ना, यानी इसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। तो थर्ड फीचर आपका यही है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। फिर इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये कंपनी का, ठीक है। यानी कि अगर कंपनी के जो ओनर्स हैं वो मर जाएं, छोड़ के चले जाए, इधर उधर हो जाए, कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं, कंपनी कीप्स ऑन गोइंग। तो ओनर्स या कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, मेंबर्स जिनको हम बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं, वो आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी गोज ऑन, ठीक है, टिल द टाइम कंपनी बंद नहीं हो जाती बाय लॉ, अंडर द लॉ कंपनी बंद नहीं हो जाती, कंपनी कंटिन्यू करती है टू फंक्शन, ठीक है। कंपनी का जनरली एक अपनी कॉमन सील होती है, कॉमन सील का मतलब एक थप्पा, स्टैंप, ठीक है। और दूसरा एक और फीचर होता है, शेयर जो होते हैं कंपनी के, शेयर क्या होते हैं, जो कंपनी की ओनरशिप डिनोट करते हैं, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, ठीक है। पर प्राइवेट कंपनी के केस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में, लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में शेयर्स जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। अच्छा, शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, तो मैंने शुरुआत में आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब शेयर कैपिटल की कुछ क्लासिफिकेशंस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन रहेगा ये। तो शेयर कैपिटल की कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हमने पढ़े थे, या टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हमने पढ़े हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, जो मैक्सिमम कैपिटल जो कोई भी कंपनी इशू कर सकती है, या मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है, जो उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में मेंशन होता है, ठीक है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल के अपने कुछ और भी नाम होते हैं, एक नाम होता है रजिस्टर्ड कैपिटल, दूसरा नाम होता है नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। तो आपको तीनों नाम पता होने चाहिए, ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, तीनों एक ही चीज के नाम है। आपके एमसीक्यूज में वो कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। अगला होता है आपका इशूड शेयर कैपिटल। तो इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, वो हिस्सा ऑथराइज कैपिटल का जो कंपनी सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करती है, या पब्लिक को बोल के इशू करती है कि आओ जी अब आप हमारे शेयर्स में अप्लाई करो, ठीक है। यानी कि इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम लिमिट है, दैट मींस योर इशूड कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन ऑथराइज कैपिटल। तो इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता, इसके ऊपर भी आपका एमसीक्यू बन के आ सकता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होती है, दो हमने कर ली। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होती है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए पब्लिक को या जिसको भी, अब पब्लिक कितने शेयर्स अप्लाई कर रही है, यानी पब्लिक कितने कंपनी शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर रही है, उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। यानी इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल दैट इज सब्सक्राइब, है ना, जिसके लिए अप्लाई करते हैं शेयर होल्डर्स या प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के दो क्लासिफिकेशन अपने आप में होते हैं, जो बैलेंस शीट के नोट्स के अकाउंट्स में भी फॉलो होते हैं। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब वो वाला कैपिटल होता है जिसकी की पूरी फेस वैल्यू कॉल कर रखी है फॉर पेमेंट, और जो पूरी की पूरी पे भी हो रखी है, यानी पूरी फेस वैल्यू कॉल्ड अप भी है और पेड अप भी है, उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और सेकंड है आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो इसके दो केसेस आ सकते हैं, एक तो या तो कंपनी ने सारी की सारी फेस वैल्यू कॉल ही नहीं कर रखी, तो 10 रुपए के अगर फेस वैल्यू का शेयर है और कंपनी ने 7 ही रुपए मंगवा रखे हैं, तो वो आ जाएगा आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। या फिर मान लो कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपए कॉल तो कर रखे हैं, लेकिन पब्लिक ने पे सिर्फ 8 रुपए ही कर रखे हैं, या पूरा कॉल्ड अप फेस वैल्यू नहीं पे कर रखा, वो भी आपका आ जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में, ठीक है। तो ये दो क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, कॉल्ड अप अमाउंट इज द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू शेयर दैट हैज बीन कॉल्ड अप फॉर पेमेंट। तो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉल्ड अप, इसका क्या मतलब होता है, कॉल्ड अप का मतलब होता है जब भी कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मंगवा लेती है अगेंस्ट दिस शेयर्स, उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप अमाउंट, या जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और पेड अप अमाउंट या पेड अप कैपिटल क्या होता है, जो एक्चुअली में शेयर होल्डर्स पे कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। और जो पे नहीं करते, तो मान लो कंपनी ने 8 रुपए मंगवाए हैं, तो 8 रुपए क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल। और 8 में से अगर शेयर होल्डर्स ने 6 रुपए पे करें तो वो हो जाएगा पेड अप कैपिटल। तो जो 2 रुपए नहीं पे करे वो कहलाता है कॉल्स इन अरियर्स। यानी कि मैं सिंपली बोलूं, कॉल्स इन अरियर्स इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस पेड अप कैपिटल। ये एक आपका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बन के आ जाता है। इसके अलावा एक और हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ कैपिटल, जिसका नाम होता है रिजर्व कैपिटल। सीबीएसई सब्जेक्टिव जो पेपर होते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें कई बार पूछ चुका है रिजर्व कैपिटल के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो
कि यहां से वो एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछ सकता है बना के। तो रिजर्व कैपिटल आपको मीनिंग पता होना चाहिए। रिजर्व कैपिटल होता है दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जो कंपनी बोलती है हम तभी मंगवाएंगे जब कंपनी वाउंड अप होगी, यानी कंपनी जब बंद होगी। ठीक है, तो अगर कंपनी 10 रुपए में से बोलती है कि 2 रुपए हम सिर्फ कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम मंगवाएंगे, तो वो 2 रुपए बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। ठीक है, एक और टर्म होता है कैपिटल रिजर्व। तो दोनों सिमिलर टर्म्स है, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व। तो इसको मिक्सअप नहीं करना। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व दोनों बिल्कुल ही सेपरेट कॉन्सेप्ट होता है। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो आप कैपिटल प्रॉफिट्स पे बनाते हो, और रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल का हिस्सा होता है, शेयर कैपिटल का हिस्सा होता है जो आप कंपनी बोलती है कि हम सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम मंगवाएंगे। और रिजर्व कैपिटल आपको याद रखना है, रिजर्व कैपिटल आपका हमेशा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर आता है। चलिए, सेकेंड होते हैं आपके टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर्स भी आई थिंक आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ चुके होंगे। दो मेजरली क्लासिफिकेशन होती है शेयर्स की। एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, है ना। तो मैं जनरली बोलना पसंद करता हूं शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या है, वो रिश्तेदार हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होती हैं, प्रेफरेंस का नाम है प्रेफरेंस, वर्ड से ही पता लग रहा है प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होती हैं, दो प्रेफरेंशियल राइट्स होती हैं। तो आपको याद रखना है दो प्रेफरेंशियल राइट्स क्या होती है। एक तो होती है प्रेफरेंशियल राइट ओवर डिविडेंड, वो भी एट फिक्स्ड रेट, यानी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलना होता है। और दूसरा होता है प्रेफरेंशियल राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो जब कंपनी बंद हो जाती है और बंद होने के बाद सबके पैसे वापस किए जाते हैं, तो कैपिटल भी वापस किया जाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैपिटल दिया जाता है, और उसके बाद जो भी पैसा बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। ठीक है, तो ये दो क्लासिफिकेशन होती है आपकी, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स की भी अपनी कुछ अलग अलग कई सारी क्लासिफिकेशन होती है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मोटी मोटी क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। तो आप अपने जो भी नोट्स हैं या किताब है उससे चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये तो थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें थी। और भी कुछ थ्योरी के टॉपिक्स हैं, जैसे आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, या शेयर इशू करने का प्रोसेस क्या होता है, और इसके अलावा प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपको एक बार देख के जरूर जाना है बिफोर द एग्जाम्स। नेक्स्ट, अब हम अपने मेन चर्चा पे आते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स। क्योंकि इस चैप्टर में जो अकाउंटिंग आपको करनी है वो करनी है फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। ये तो कॉन्सेप्चुअल बातें हो गई, लेकिन अकाउंटिंग जो आपको एक्चुअली करनी है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में तो आपको अकाउंटिंग पे मेन फोकस करना होता है। तो अकाउंटिंग आप किस चीज की करोगे, इश्यू ऑफ शेयर्स की करोगे। तो जब इश्यू ऑफ शेयर्स में बोलता हूं, तो आपको याद रखना है इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी टू टाइप और कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक तो होता है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, या फिर इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, या तो कैश में आपने शेयर्स इशू करे, या फिर कोई और कंसिडरेशन में शेयर्स इशू करे। तो ये दो प्रकार के होते हैं। जब इशू ऑफ शेयर्स की मैं बात करता हूं, चाहे वो फॉर कैश हो, चाहे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो, ये आपके हो सकते हैं या तो एट पार या एट प्रीमियम। एट पार या एट प्रीमियम। पार का क्या मतलब होता है, जब इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर होती है। तो फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है और इशू प्राइस अगर 10 रुपए ही है, तो वो बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अगर इशू प्राइस आपका फेस वैल्यू से ज्यादा होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। तो अगर 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर है और 12 रुपए पे इशू हो रहा है, तो 2 रुपए क्या हो जाता है, जो 2 रुपए होता है प्रीमियम होता है। और प्रीमियम जो होता है वो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट होता है। एक और होता है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, जब इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम है, यानी 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर है और इशू प्राइस आपकी 8 रुपए है, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। लेकिन आपको याद रखना है, कंपनीज एट डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करने को प्रोहिबिट करता है। कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट्स इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, जिसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो आपको याद रखना है, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं वो डिस्काउंट हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। तो हम लोग इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी नहीं डिस्कस करते। हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिर्फ पार की और प्रीमियम की डिस्कस करते हैं। चलिए, जब इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन फॉर कैश की मैं बात करता हूं, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो तरह की होती है। एक में हम बोलते हैं कि जो भी सारा का सारा इशू प्राइस है, या जो भी सारा का सारा पैसा है, वो आपको लमसम में एक साथ मिल रहा है।
तो उस केस में हम क्या एंट्री करते हैं, तो अब मैं जो भी एंट्रीज होंगी वो लिखूंगा नहीं कहीं पे भी, मैं सिर्फ ओरली बोलूंगा। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला था, आप मेरे साथ साथ उसको बोलते रहना। आप अपने पास जहां पे भी बैठ के घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हो या कहीं पे भी देख रहे हो, आप मेरे साथ साथ अकाउंटिंग एंट्री सारी बोलती रहना, जो भी मैं बोलता रहूंगा। तो जब मैं इशू ऑफ शेयर्स की बात करता हूं, तो अगर कंसिडरेशन जो भी सारा होता है आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन या लमसम में मिलता है, तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और दूसरी एंट्री होती है आपकी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है, ठीक है। तो ये होती है आपकी लमसम वाली केस की एंट्रीज। लेकिन आपको जनरली जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आता है इंस्टॉलमेंट्स के केस। दूसरा केस, जब कंसिडरेशन आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहे हैं, या कंपनी जब कंसिडरेशन को इंस्टॉलमेंट्स में टुकड़ों में मंगवा रही है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वो ज्यादा इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। हालांकि प्रैक्टिकली जो अगर आप रियल वर्ल्ड में देखोगे तो कभी भी आजकल आजकल बिल्कुल भी इंस्टॉलमेंट्स में नहीं इशू होते शेयर्स, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही मंगवा दिया जाता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंस्टॉलमेंट समझना है। तो इंस्टॉलमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, तो पहला इंस्टॉलमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन, जब पब्लिक जो है एप्लीकेशन देती है फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। फिर हम दूसरा इंस्टॉलमेंट बोलते हैं अलॉटमेंट, जब कंपनी एक्चुअली शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट करती है। फिर तीसरी और चौथी मतलब आगे की जो भी होती है उसको हम बोलते हैं कॉल्स। कॉल्स कितनी भी हो सकती है वो कंपनी के ऊपर है, कंपनी अपने आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग करती है। तो एक कॉल भी हो सकती है, 2 कॉल भी हो सकती है, 3 कॉल भी हो सकती है, 15 कॉल भी हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है उसमें, ठीक है। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड देन कॉल्स। तो कॉल अगर एक कॉल है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलते हैं, अगर 2 कॉल्स है तो हम पहली कॉल को फर्स्ट कॉल बोलते हैं और लास्ट सेकंड कॉल को सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलते हैं। यानी कि जो लास्ट कॉल होती है या लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है हम उसके आगे एंड फाइनल वर्ड लगा देते हैं, ठीक है। इसकी एंट्रीज क्या होती है, तो मैं फटाफट से इसकी भी एंट्रीज ऑलरेडी बोल देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बोलना चाहिए मुझे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये पहली एंट्री। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अगर प्रीमियम है तो, ठीक है। ये हो गया आपका एप्लीकेशन को मतलब अलॉटमेंट के टाइम ये एंट्री कर देते हो। फिर आप अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अगर है तो। और फिर आप इसको जब भी पैसा मिल जाता है अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर इसी प्रकार से आप कॉल्स की एंट्री करते हो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अज्यूमिंग 2 कॉल्स है, मान के चलो 2 कॉल्स है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री हो गई। फिर जब फर्स्ट कॉल का पैसा मिल जाएगा इसमें क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सेकेंड कॉल की बात करूं, क्या एंट्री होती है आपकी, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये हो गई सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री। और जब सेकेंड एंड फाइनल कॉल आपको मिल जाएगा तब की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। और इस प्रकार से अगर 3 कॉल है, 4 कॉल है, जितनी भी कॉल्स है, कॉल्स की ऐसी एंट्रीज आपकी चलती रहती है, ठीक है। तो ये है इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री फॉर कैश। इसी प्रकार से आपको अकाउंटिंग एंड ट्रीटमेंट आना चाहिए इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बहुत पूछता है यहां से सवाल, एंड आप 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्जाम में इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का एक ना एक क्वेश्चन एटलीस्ट आएगा। इनफैक्ट सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी एक क्वेश्चन है, तो आई कैन इजीली एक्सपेक्ट एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उसके आपके 2 केसेस आपके मेजर होते हैं जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक है अगर आप एसेट्स खरीद रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी वेंडर से एसेट्स खरीद रहे हो, कोई मशीनरी फर्नीचर इस प्रकार के, और उन वेंडर्स को आप शेयर्स इशू कर रहे हो, तो एक आपका ये केस हो गया। दूसरा केस ये हो सकता है अगर आप किसी का बिजनेस ही खरीद रहे हो। बिजनेस खरीदने का मतलब क्या होता है, कंपनी किसी और कंपनी के आप एसेट्स और लाइबिलिटी सब कुछ टेक ओवर कर रहे हो, ये आपका दूसरा है जो एज पर योर प्रिस्क्राइब सिलेबस है। इसके अलावा हो सकता है शेयर्स प्रमोटर्स को इशू हो सकता है अंडरराइटर्स को इशू है, ये भी आपके फॉर इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर आता है, ठीक है। तो इसके भी फटाफट से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोल लेते हैं, जनरल एंट्रीज बोल लेते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ बोलते रहना। तो इसमें पहली एंट्री क्या होती है, अगर एसेट खरीदा है तो एंट्री हो जाएगी आपकी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये वेंडर को पैसा ड्यू हो गया। अगर आप बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो यानी किसी की एसेट्स लाइबिलिटीज टेक ओवर कर रहे हो तो क्या एंट्री हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट में आएगा एग्रीड वैल्यू, याद रखना एग्रीड वैल्यू, जब भी एग्जाम में एग्रीड वैल्यू जो भी दे रखी होगी आपको एग्रीड वैल्यू ही लेके चलना है। तो
एसेट्स अकाउंट डेबिट एग्रीड वैल्यू पे आ गया, टू लाइबिलिटीज अकाउंट वो भी एग्रीड वैल्यू पे आएगा, टू वेंडर अकाउंट और वेंडर अकाउंट के अंडर आएगा एग्रीड परचेज कंसिडरेशन, जो कि जनरली क्वेश्चंस में गिवन होती है, एग्रीड परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, अब ये एंट्री पास करके अभी बात खत्म नहीं होती, ये एंट्री आप बना देते हो तो आपका कुछ ना कुछ बैलेंस हो सकता है बच जाए। इस एंट्री में अगर डेबिट साइड बैलेंस बच जाता है, जो आपकी एंट्री मैच नहीं होती, तो डेबिट में जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है इस एंट्री में, उसको हम बोलते हैं गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये बेसिकली आपकी हो जाती है परचेज गुडविल। और अगर क्रेडिट में का बैलेंसिंग फिगर आता है इस एंट्री में, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, एक प्रकार का ये आपका कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि। तो ये हो गई आपकी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री होती है, आपने वेंडर को पैसा ड्यू कर दिया, चाहे वो वेंडर आपके उस वेंडर से आपने एसेट खरीदा हो या जिस भी वेंडर से आपने बिजनेस टेक ओवर किया हो, पैसा ड्यू होने के बाद अब आप शेयर्स इशू करने की एंट्री करते हो, सेकंड एंट्री। तो दूसरी एंट्री होती है आपकी वेंडर अकाउंट डेबिट, जितने भी अमाउंट से आपने ऊपर की एंट्री में डेबिट क्रेडिट किया था उससे आप डेबिट कर दोगे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट। टू, अगर कुछ पार्शियल पेमेंट चेक से किया है, टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। हो सकता है कुछ पार्शियल पेमेंट आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू कर दिया हो, तो उस केस में बिल्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। और फिर आ जाएगा आपका टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अगर इशू हो रहा है एट प्रीमियम। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट जो भी चेक से हुआ, टू बिल्स पेएबल अकाउंट अगर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू किया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, इस एंट्री के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है एग्रीड परचेज कंसिडरेशन टू बी डिस्चार्ज्ड बाय इशू ऑफ शेयर कैपिटल, है ना। तो अगर 1 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख का आपका परचेज कंसिडरेशन है, उसमें से 20,000 मान लो आप चेक पे दे रहे हो, 20,000 के लिए आप चेक दे रहे हो, तो बचे हुए 80,000 के लिए आपको शेयर्स इशू करना है। तो 80,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, है ना। इशू प्राइस या तो हो सकता है पार पे इशू हो रहा हो तो फेस वैल्यू आ गई, या फिर जो भी इशू प्राइस है प्रीमियम वगैरह अगर इंक्लूडेड है तो अकॉर्डिंगली आप इशू प्राइस से डिवाइड करते हो। ठीक है, तो अगर मैं 80,000 बोल रहा हूं और मैं बोल रहा हूं 20 रुपए इशू प्राइस है, तो 80,000 डिवाइड बाय 20, इसको सॉल्व करोगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड आना चाहिए, यहां से भी आपका एमसीक्यू बहुत इजीली बन के आ सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी सारी इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री। तो आई होप आप लोगों ने मेरे साथ साथ बोली होंगी ये एंट्रीज और आपको सारी चीजें अच्छे से रिकॉल भी हो रही होंगी। चलिए, अब अगला एक और इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है। वंस आपने इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री सारी सीख ली, फिर आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का क्या मीनिंग होता है? अब मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे। अब प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे, रियलिटी वाइज सोचोगे, तो अब 1 लाख कंपनी ने इशू की, तो ऐसा तो जरूरी नहीं ना कि कंपनी के पास 1 ही लाख की एप्लीकेशन आएगी। रियलिटी में तो 1 लाख से ज्यादा आ सकती है या कम आ सकती है, एग्जैक्ट तो आने का बहुत कम चांसेस है प्रैक्टिकली। तो अगर 1 लाख इशू करे हैं और नंबर ऑफ शेयर जो इशू करे उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाती है कंपनी को, या फिर उससे ज्यादा की सब्सक्रिप्शन आ जाती है कंपनी को, उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अगर कंपनी ने 1 लाख इशू करे हैं और उनके पास आ जाती है 2 लाख की एप्लीकेशन, तो इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब सवाल उठता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में हमें क्या करना होता है? हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। हमारे पास मेजरली 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव होता है कि आप एक्सेस एप्लीकेशन जो भी मिला है उसको सबको रिजेक्ट कर दो और उनका एप्लीकेशन का पैसा रिफंड कर दो। ये होता है आपके पास पहला ऑल्टरनेटिव। दूसरा ऑल्टरनेटिव, आपका फेवरेट ऑल्टरनेटिव, सीबीएसई का फेवरेट ऑल्टरनेटिव, एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस बनाने वालों का फेवरेट ऑल्टरनेटिव होता है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा का मीनिंग, सिंपल मीनिंग होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, यानी आप एक रेशियो कैलकुलेट करके अलॉटमेंट कर देते हो। तो मेरे एग्जाम्पल में अगर मैं बोल रहा हूँ 1 लाख की इशू करे और एप्लीकेशन आ गई 2 लाख की, तो मैं सिंपली हर 2 शेयर एप्स पे 1 शेयर अलॉट कर दूंगा। इसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। और तीसरा ऑल्टरनेटिव होता है फर्स्ट एंड सेकंड ऑल्टरनेटिव का कॉम्बिनेशन, यानी कुछ को आपने रिजेक्ट करके एप्लीकेशन रिफंड कर दिया और कुछ को आपने प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दी। तो ये 3 ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल होते हैं। जब आप प्रो राटा अलॉटमेंट की बात करते हो, जब स्पेसिफिकली आप प्रो राटा अलॉटमेंट की बात करते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है उसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है। तो प्रो राटा के केस में एक एक्सेस एप्लीकेशन मनी की आप कैलकुलेशन करते हो। उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड माइनस नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू आपका
एप्लीकेशन मनी, जो भी एप्लीकेशन मनी पर शेयर आता है आपका, ये होता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो सवाल उठता है कि इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का हमें क्या करना होता है। तो अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपको याद रखना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपका अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट होता है, और अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ एक्सेस बच जाता है तो वो शेयर होल्डर्स को रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दे, हो सकता है क्वेश्चन कई बार आपको बोल दे कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड ऑल द फ्यूचर कॉल्स, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन ने आपको इंस्ट्रक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, तो ये आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी की कैलकुलेशन करना और उसके एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। साथ ही साथ उसके अकाउंटिंग एंट्रीज में क्या बदलाव हो जाते हैं वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब मैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी के एडजस्टमेंट की बात करता हूं तो आपको एक और बात ध्यान में रखनी है। जब भी आपका सपोज एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट होना है और अलॉटमेंट के पैसों के साथ आपका प्रीमियम का पैसा भी चिपका हुआ है, तो आपको याद रखना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी पहले फेस वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट होगा और बचा हुआ फिर आपका प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऑफ एडजस्टमेंट भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट फेस वैल्यू एंड देन अगेंस्ट प्रीमियम। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये तो आपका बेसिकली था ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का पूरा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। फिर एक और सिमिलर कॉन्सेप्ट आता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, बेसिकली ओवर सब्सक्रिप्शन का उल्टा। तो जब भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन या नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन आर लेस देन नंबर ऑफ शेयर इशूड, उसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अगर मैं बोल रहा हूं 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू करे और एप्लीकेशन आई 95,000 शेयर्स की, तो ये बन जाता है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको सबसे पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो जो भी एप्लीकेबल रूल्स लॉज या रेगुलेशंस हैं, सेबी के जो भी गाइडलाइंस हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को मिलना जरूरी है। कंपनी तब तक अलॉटमेंट नहीं कर सकती जब तक उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिल जाए, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती कितनी है, 90% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स इशू। तो अगर कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाएगी उसका 90%, दैट इज 90,000। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव होती, फेल हो जाता है, तो फिर कोई भी अलॉटमेंट नहीं होती, और जो भी एप्लीकेंट ने पैसा दिया होता है, जो भी एप्लीकेशन का पैसा मिल गया होता है कंपनी को, वो वापस उनको रिफंड करना होता है। ठीक है, तो नो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज मेड इन केस ऑफ फेलियर टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन। लेकिन अगर सपोज मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो मिल गई लेकिन तब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो 1 लाख शेयर इशू करे लेकिन मिल गई सब एप्लीकेशन 95,000 की, तब आपका आप अलॉटमेंट कर दोगे। तो यहां पे कोई स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती, आपको याद रखना है। बस जो भी आप कैलकुलेशन और अकाउंटिंग एंट्रीज करते हो वो 1 लाख ना लेके 95,000 को लेके करते हो। तो सारी एंट्रीज एंड कैलकुलेशन आपकी 95,000 यानी एक्चुअल जो शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है उसके बेसिस पे होती है। तो बस इतनी ही बात ध्यान में रखनी होती है, कोई यहाँ पे स्पेशल अकाउंटिंग अलग से ट्रीटमेंट नहीं होती। चलिए फिर आपका एक और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जो प्रीमियम का पैसा मिल गया वो प्रीमियम आप कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत चांसेस है कि एग्जामिनेशन में एक सवाल इस टॉपिक से होगा, इस पॉइंट से होगा। मैं पर्सनली, मैं गलत हो सकता हूं, मैं पहले भी बात और भी बच्चों को बोल चुका हूं, मैं पर्सनली नहीं पसंद करता कि ये टॉपिक आपसे 12th लेवल पे पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जो हो सकता है आपको नहीं पता हो, टेक्निकल टर्म्स है। फिर भी सीबीएसई वाले इससे पूछते हैं सवाल, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको बेसिकली लर्न करना होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहां कहां यूटिलाइज हो सकता है, तो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, सेक्शन नंबर याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपको बताता है कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो मिल चुका है आपको उसको कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हो। तो फटाफट से देख लेते हैं। एक होता है फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिर होता है राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस सच एज शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गया, कमीशन हो गया, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज हो गया। थर्ड होता है प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, तो तीसरा ये हो गया। फोर्थ होता है फॉर बाइंग बैक इट्स ओन शेयर्स, तो सब शेयर होल्डर्स अगर आप कंपनी अपने शेयर्स वापस बाय कर रही है तो उसको हम बाय बैक बोलते हैं, तो उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। और फिफ्थ होता है, और मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड को, इशूइंग
फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। तो एग्जामिनर आपसे मजे लेना चाहे ना, आपको फंसाना चाहे, आपको धोखा देना चाहे, तो वो आपके ऑप्शंस में लिख सकता है इशूइंग पार्टली पेड बोनस शेयर्स। तो आपको याद रखना है, अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है इशूइंग पार्टली पेड बोनस शेयर्स, तो आपको याद रखना है पार्टली पेड बोनस शेयर्स के लिए नहीं, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यूज हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कॉल। क्या होता है? तो कॉल तो मैं बता ही चुका हूं। कंपनी जो भी पेमेंट के लिए मंगवाती है शेयर होल्डर्स से, उसको हम बोलते हैं कॉल। तो कॉल इज अ डिमांड बाय कंपनी फ्रॉम द होल्डर्स ऑफ पार्टली पेड शेयर्स टू पे फर्दर इंस्टॉलमेंट टुवर्ड्स फुल नॉमिनल वैल्यू। तो ये आप इजीली समझते हो। फिर एक टर्म होती है कॉल्स इन अरियर्स की। कॉल्स इन अरियर्स भी वैसे मैं बता चुका हूँ। इट इज द अमाउंट नॉट येट रिसीव बाय द कंपनी अगेंस्ट द कॉल ऑफ कॉल डिमांड इट। तो अगर कंपनी ने 8 रुपए मंगवाए हैं, लेकिन 8 में से सिर्फ 6 रुपए ही कंपनी को मिले, 2 रुपए नहीं मिले, तो वो 2 रुपए होते हैं कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है। अब जब शेयर कैपिटल के आप नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, तो आपको वहां पे याद रखना है, जब वहां पे सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल आप दिखाते हो, तो वहां पे कॉल्स इन एरियर्स को माइनस करना होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सिमिलरली एक और टर्म होती है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होती है? अगर कोई पैसा शेयर होल्डर पहले ही दे दे, जो अभी तक कंपनी ने कॉल ही नहीं करा, एडवांस में दे दे, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। सो इट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स अलॉटीज अगेंस्ट द कॉल नॉट येट मेड। कॉल्स नॉट येट मेड। और एक और बात आपको याद में रखनी है, कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है? तो इट इज शोन अंडर अदर करंट लाइबिलिटी, अंडर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट आप उम्मीद है पढ़ चुके होंगे, तो आपको याद रखना है कॉल्स इन एडवांस जो डिस्क्लोज होता है, वो प्रेजेंट होता है, वो होता है अंडर करंट लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल के अंडर नहीं होता। ठीक है। जब कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस की बात करता हूं, तो आपको एक और बात याद रखनी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। टेबल एफ ऑफ कंपनीज 2000 कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ इंटरेस्ट रेट प्रिस्क्राइब्ड है कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस के लिए। तो आपको इंटरेस्ट रेट पता होने चाहिए। कॉल्स इन अरियर्स में एज पर टेबल एफ आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो होता है 10% पर एनम। और कॉल्स इन एडवांस के केस में कितना इंटरेस्ट रेट होता है? 12% पर एनम। ठीक है, तो ये है एज पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो कंपनी के आर्टिकल्स में अगर कोई रेट लिखा हुआ है, तो फिर वो रेट फॉलो होगा। लेकिन अगर कंपनी के आर्टिकल्स में कोई भी रेट नहीं मेंशन है, तो ये इंटरेस्ट रेट फॉलो होते हैं। चलिए, ये होने के बाद फिर एक और बहुत ही आपका मेजर कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स, और इसके साथ ही साथ चिपका होता है री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। इस पूरे कॉन्सेप्ट से 200-300% चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन यानी कि इस कॉन्सेप्ट से आते ही आते हैं, चाहे आपका सब्जेक्टिव पेपर हो जाए, चाहे आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर हो जाए, सीबीएसई कैसा भी पेपर कंडक्ट करा ले, फोर फीचर से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो किसी भी कीमत पे आप ना तो ये चैप्टर छोड़ सकते हो, और ना ही फोर फीचर ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट छोड़ सकते हो। फोर फीचर ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है? इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। तो जब भी कंपनी को किसी शेयर्स पे कुछ पैसा नहीं मिलता और कंपनी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, तो एक एक्सट्रीम कदम उठाती है कंपनी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपको एक और बात याद रखनी है, कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, उसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये मुझे स्टार्टिंग में एक बार बोल देना चाहिए था, मैं भूल गया, तो अब बोल देता हूं। कंपनी के ओनर्स तो होते हैं शेयर होल्डर्स, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, जो डे टू डे बिजनेस डिसीजंस लेती है या मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म करती है, उनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जब भी कोई भी शेयर होल्डर कोई अपनी शेयर्स पे पैसा नहीं देता, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत एक एक्सट्रीम और स्ट्रिक्ट कदम उठाते हैं, वो फोरफीट कर देते हैं शेयर, यानी शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी लॉ में जो भी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब है, उसको फॉलो करते हुए शेयर्स को फोरफीट कर सकते हैं। तो फोरफीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। तो जब फोरफीचर की मैं बात करता हूं, तो आपको एक बात याद रखनी है, फोरफिटेड शेयर्स पे जो भी पैसा मिल गया होता है, वो पैसा आपका फोरफिटेड शेयर अकाउंट में जाता है। वो पैसा शेयर होल्डर्स को वापस नहीं किया जाता, रिफंड नहीं किया जाता। तो फॉर कैंसिल शेयर्स पे जो भी पैसा मिल चुका है, वो शेयर होल्डर को रिफंड नहीं किया जाता, वो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, फोरफीचर ऑफ शेयर्स की क्या एंट्री होती है? इसकी एक अकाउंटिंग एंट्री होती है। अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं वर्ड इक्विटी जनरली यूज कर रहा हूं क्योंकि आपके क्वेश्चन में जनरली इक्विटी शेयर्स की बात होती है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें आता है आपका कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है, आपको याद रखना है प्रीमियम अगर नहीं मिला है तो ही सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट होता है, वरना डेबिट नहीं होता। टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट, फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्या क्रेडिट होता है, फेस वैल्यू रिसीव्ड। ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं फेस वैल्यू रिसीव्ड, अगर प्रीमियम रिसीव्ड है तो वो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। तो टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट में आ जाएगा फेस वैल्यू रिसीव्ड। टू रेलिवेंट कॉल्स या कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, जो भी कॉल का पैसा नहीं मिला वो आपका साथ साथ क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आपने अकाउंटिंग एंट्री की कैलकुलेशन सही करी होती है तो ये एंट्री आपकी ऑटोमेटिकली मैच भी हो जाती है। तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स की आपकी ये एंट्री होती है। तो जैसा कि मैंने बोला सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में आपको याद रखना है, इसमें दो केसेस में क्लासिफाई करके चलना है। प्रीमियम या तो रिसीव्ड होगा या नॉट रिसीव्ड होगा। अगर प्रीमियम रिसीव्ड है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट नहीं होगा फोरफीचर की एंट्री में। अगर प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा। ठीक है, तो बस यही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। और अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ये रूल क्यों फॉलो होता है, तो आपको रीजन भी पता होना चाहिए। हो सकता है आपका रीजनिंग एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस में पूछ ले। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्यों डेबिट नहीं करते आप अगर रिसीव हो गया होता है, बिकॉज जो अभी अभी मैंने ऊपर आपको सेक्शन पढ़ाया, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी ये वाला जो हमने पढ़ा था अभी, सेक्शन 52 में जिन जिन पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है वो उन्हीं पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, यानी इन्हीं केसेस में आप डेबिट कर सकते हो। तो वंस प्रीमियम रिसीव हो चुका है आपको तो आपको सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में जो पर्पस लिखा हुआ है उसी में यूज करना है, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते हो। इसी रीजन से आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं करते फोर फीचर के टाइम पे। अच्छा, फोर फीचर की एंट्री कर ली। फोर फीचर के बाद आता है आपका री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। तो कंपनी क्या करती है, जो भी शेयर्स उन्होंने फोरफिट कर दिए, हो सकता है उसमें के सारे शेयर्स या कुछ शेयर्स किसी और बंदे को वापस से इशू कर दे। तो जब भी शेयर्स कैंसिल शेयर्स दोबारा से इशू होते हैं उनको हम बोलते हैं री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। और री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स आपको याद रखना है, री इशू कैन बी डन एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट ऑल्सो। ठीक है, लेकिन जो री इशू एट डिस्काउंट होता है इसमें आपको याद रखना है देयर इज अ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट दैट यू कैन गिव। एक कंपनी के लिए लिमिट होती है कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट वो री इशू पे दे सकती है। तो ये आपको याद रखना है, ये कहीं लिखा हुआ है। तो ये देखो, ये लिखा डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ अ शेयर कैन नॉट बी मोर देन द फोरफिटेड अमाउंट ऑफ दैट शेयर क्रेडिटेड टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो सिंपल एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, मान लो कोई फोरफिटेड शेयर में कंपनी को 5 रुपए मिल चुके हैं, 5 रुपए मिल चुके हैं, तो कंपनी ने फोरफिटेड शेयर अकाउंट में कितने रुपए क्रेडिट किया होगा, 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से क्रेडिट किया होगा। तो जब रीइश्यू करेगी कंपनी तो डिस्काउंट जो देगी वो कंपनी, वो 5 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। 1 रुपए हो सकता है, 2 रुपए हो सकता है, 3 रुपए हो सकता है, 4 रुपए हो सकता है, 5 रुपए हो सकता है, लेकिन 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना होता है, इट इज द अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर ऑन द पर शेयर। ठीक है, ये होता है सिंपल आपका मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा, रीइश्यू के टाइम आपको याद रखना है डिस्काउंट प्रीमियम कैसे आपको डिटरमाइन करना है। जो भी शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं उसकी एक पेड अप वैल्यू होती है। क्वेश्चन कई बार कह देता है फुल्ली पेड अप है, तो अगर 10 रुपए का फेस वैल्यू है तो आप मान रहे हो 10 रुपए पूरा पेड अप है, या आप बोल रहे हो 8 रुपए पेड अप है। तो जो भी पेड अप वैल्यू गिवन होती है आपको ऑफ द रीइश्यूड शेयर्स, उसके रिस्पेक्ट में आपको डिटरमाइन करना होता है कि रीइश्यू जो हुआ है वो एट डिस्काउंट हुआ है, एट पार हुआ है या एट प्रीमियम हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ रीइश्यूड शेयर्स आर 8 रुपीज पेड अप और रीइश्यू प्राइस है 10 रुपए, तो आपको याद रखना है यहाँ 2 रुपए का प्रीमियम है। अगर मैं बोल रहा हूँ रीइश्यू प्राइस है आपका 8 रुपए एंड शेयर्स रीइश्यूड आर फुल्ली पेड अप, यानी 10 रुपए पेड अप है, तो अब आपको याद रखना है रीइश्यू प्राइस 8 रुपए, पेड अप 10 रुपए, तो डिस्काउंट हो गया आपका 2 रुपए का। रीइश्यू की एंट्री क्या होती है, रीइश्यू की जनरल एंट्री भी जल्दी से बोल देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, जितना भी एक्चुअल पैसा आपको मिला यानी रीइश्यू का जो भी प्राइस मिला आपको, तो बैंक अकाउंट डेबिट। फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, जो भी डिस्काउंट आप दे रहे हो, कंपनी अगर रीइश्यू में जो भी डिस्काउंट देती है वो डेबिट करती है फोरफिटेड शेयर अकाउंट में। तो अगर डिस्काउंट है ऑन रीइश्यू देन फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा आपको। टू हो जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर रीइश्यू हुआ एट प्रीमियम तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा। ठीक है, ये एंट्री आपकी होती है। तो क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक बार देख लेते हैं फोरफिटेड शेयर्स के रिगार्डिंग में।
एक तो है डिस्काउंट ऑन री इशू कैन नॉट एक्सीड द फोरफिटेड अमाउंट, यानी मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। फिर इफ द डिस्काउंट ऑन री इशू इज लेस देन द अमाउंट फोरफिटेड, द सरप्लस दैट इज गेन ऑन री इशू ऑफ शेयर्स इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इसको थोड़ा अलग ढंग से अभी डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली जब भी हम कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करते हो उसकी बात कर रहा है वो, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए मैं वो डिस्कस कर ही लेता हूं, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लेता हूं। जब आपने फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू कर लिए, तो अगर कोई भी रीइश्यू पे प्रॉफिट हुआ होता है, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने होते हैं। तो आपको कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर करना है इसकी कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ये आपको दो केसेस में तोड़ के सिखाया जाता है। पहला केस होता है व्हेन ऑल द फोरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड। तो पहला केस होता है व्हेन ऑल द शेयर्स फोरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड। तो इसमें कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन कैसे होती है? सिंपल अमाउंट फोरफिटेड माइनस री इशू डिस्काउंट। टोटल अमाउंट फोरफिटेड यानी टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट माइनस टोटल री इशू डिस्काउंट। इन अदर वर्ड्स, फोरफिटेड शेयर अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है, जो बैलेंस बच रहा होता है, वो सारा का सारा आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाता है अगर सारे के सारे फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। सेकंड केस आता है आपका इफ ऑल द फोरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड, यानी सिर्फ कुछ ही फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। आपने फोरफिट तो 500 शेयर्स करे लेकिन रीइश्यू सिर्फ 300 शेयर्स कर रहे हो, तो इस केस में आपको एक फॉर्मूला सिखाया जाता है। तो फॉर्मूला आप मेरे साथ साथ बोलो क्या होता है? अमाउंट क्रेडिटेड टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट, या फिर अमाउंट फोरफिटेड, टोटल अमाउंट फोरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस री इशू डिस्काउंट। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके आप कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हो। तो कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करने के दो केसेस होते हैं, व्हेन ऑल द फोरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, या फिर व्हेन ऑल द फोरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड। तो ये आपको कैलकुलेशन करने अच्छे से आनी चाहिए। यहां से भी 100% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट एक ना एक क्वेश्चन जरूर बन के आएगा। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको ये सारी बातें, सारी जो भी यहाँ पे लिखी हुई है, सारे पॉइंट्स ओवरऑल डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, दीज ऑल पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपके प्रैक्टिकल जो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट है इतने ही होते हैं। इसके अलावा आपके सिलेबस में दो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और हैं। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो इसका सिर्फ आपको मीनिंग देखना, आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ज्यादा प्रैक्टिकलिटी में नहीं घुसना, ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं घुसना, सिंपल मीनिंग पता होना चाहिए आपको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का क्या होता है। इट रिफर्स टू इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो जब भी आपका सवाल आएगा तो आपको इस कीवर्ड्स की सर्च करनी है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, तो कंपनी अगर पब्लिक को शेयर्स ना इशू करके, तो पब्लिक को शेयर्स नहीं हो रहे, विच इज नॉट अ पब्लिक इशू बट ऑफर टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। तो ये कीवर्ड आपको जैसे दिख जाए, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, आप समझ जाना ये बात हो रही है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स की। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, एनबीएफसीज हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। ठीक है, तो ये होते हैं आपके सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन के एग्जाम्पल्स। इसके अलावा आपके आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ईसॉप्स का, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो ये आप अपनी किताब से एक बार जरूर से पढ़ लेना, थ्योरेटिकल है। बेसिकली एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होते हैं? कंपनी के एम्प्लॉयज को बेसिकली ऑप्शन दिया जाता है कि आप हमारी शेयर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, आप हमारी कंपनी की शेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस या एट अ प्राइस विच इज लोअर देन मार्केट प्राइस। तो आप बेसिकली सस्ते दामों में हमारे कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इट इज अ काइंड ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स ओनली। ठीक है, ये होते हैं प्रकार के स्वेट इक्विटी शेयर्स ही। ठीक है, और इसमें कई सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, एक बार आपको जरूर रीड कर लेने क्या होते हैं वो। जैसे कि वेस्ट करने का क्या मतलब होता है, वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, इसके अलावा एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है, एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है ना, वैल्यू ऑफ ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शन ग्रांट करने का मतलब क्या होता है, ग्रांट डेट क्या होती है। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट है एक बार आपको जरूर किताब से रीड कर लेना है। एमसीक्यू से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से आ सकता है, ध्यान रखना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, घुमा फिरा के इन दोनों टॉपिक से नहीं आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा अगर आया तो एक बार आपको आपकी किताब में मोटा मोटा एक ही पेज में पूरा है कॉन्सेप्ट कवर्ड है, तो एक बार उसको जरूर से रीड करके जाना है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, तो जितना रैपिड वे में हो सके मैंने पूरा आपको चैप्टर रिवाइज कराया है।
है ना। तो आपने आई होप इसका पूरा लाभ उठाया होगा। आई होप आपको सारी चीजें रिकॉल हो गई होंगी। आई होप आपको इस चैप्टर में थोड़ा, इस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो लेक्चर को यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप वीडियो को लाइक करते हो तो इससे मुझे पता लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी है और मेरे को मोटिवेशन मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है और इस प्रकार की वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो आप थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस वीडियो। जिन भी बच्चों के इंटरनल एग्जाम्स चल रहे हैं या हैं अभी आगे पीछे, या फिर आपके जो टर्म 1 के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, उन सब के लिए आपको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। मैं कोशिश करता रहूंगा आप लोगों के लिए इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस टाइम टू टाइम बना के अपने चैनल पे अपलोड करने की। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए, अगली वीडियो पे जब तक हम मिलते नहीं तब तक के लिए बाय बाय सबको। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी सबके साथ रहिए, अपने दोस्तों की, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम टाइम पे, पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ जल्दी ऐसी ही वीडियो में मिलूंगा। चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।